हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप भी यूके आ रहे हो और आपका यूके आके लंदन घूमने का प्लान है। देखिए, लंदन घूमना एक अलग बात है, वो हर कोई घूमता है। लेकिन अगर आपने लंदन से बाहर निकल करके स्कॉटलैंड के माउंटेन्स, वेल्स की वैलीज़, कॉट्सवोल्ड्स के छोटे छोटे गांव या यूके का जो सी शोर है वो अगर आपने नहीं घूमा तो आपने यूके का रियल चार्म मिस कर दिया। देखिए, ये सारी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये जगह और भी खूबसूरत लगती हैं अगर आप इनको खुद ड्राइव करके घूमते हो। ड्राइविंग आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी मुड़ सकते हो। आप वो सारी जगह घूम सकते हो जहाँ पे ट्रेन या बस से पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूके में ड्राइव करना आसान बात नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत मोड़ और एक हिडन स्पीड कैमरा आपके बहुत सारे पैसे खर्च करवा सकता है। बट टेंशन की बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको हर वो चीज़ कवर करने वाला हूँ जो यूके में ड्राइविंग से रिलेटेड है। आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कहाँ से कार आपको रेंट करनी चाहिए, कार रेंट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ के कुछ बेसिक रूल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइविंग के, और कुछ ड्राइविंग एटिकेट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप इंश्योरेंस के काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉस्ट कंपैरिजन भी बताऊंगा कि अगर आप यूके कार से घूमते हो या ट्रेन से घूमते हो तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस पड़ता है। और इन दोनों ही तरीके से यूके घूमने के मैं आपको कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप यूके लैंड कर गए हैं और आपका प्लान है सबसे पहले लंदन घूमने का। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर लंदन घूमने का पहला प्लान है तो आप कार रेंटल तब लो जब आप लंदन से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि लंदन आप मेट्रो से या ट्यूब से या पैदल घूमना ही सबसे आसान होता है। क्योंकि लंदन में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है और ट्रैफ़िक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपका पूरा दिन पार्किंग ढूंढने और ट्रैफिक से निकलने में ही लग जाएगा। तो लंदन में कभी कार मत लेना। जब आप लंदन घूम चुके हो और उसके बाद यूके बाहर घूमने जाने वाले हो, उस टाइम पे आप कार रेंटल पिक करना ना। अब बात आती है कि कार रेंटल कहाँ से लें, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एंटरप्राइज, बजट या हर्ट्स जैसी ब्रांडेड कंपनीज से ही कार रेंटल लेना। एंटरप्राइज की सर्विसेज बहुत अच्छी है। बजट रेंटल कार जो है वहाँ पे आपको थोड़ी कार सस्ती मिल जाएंगी, छोटी कार्स बहुत अच्छी होती हैं और वो भी सस्ती मिल जाएंगी। हर्ट्स थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में चला जाता है जहाँ पे आपको कार एकदम ब्रांड न्यू मिलेंगी और थोड़ी कॉस्टली होती हैं। तो आप बजट ट्राई कर सकते हो या एंटरप्राइज ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीमियम केस में जाना चाहते हो तो आप हर्ट्स से भी कार ले सकते हो। ध्यान रखना कि जो लोकल कंपनीज़ हैं कार रेंटल की, उनको अवॉइड करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये लोकल कंपनीज़ आपको कार दे तो देती हैं लेकिन जब आप उनको रिटर्न करने जाते हो तो छोटे मोटे बहाने मार के कि आपने इतना स्क्रैच लगा दिया, वो स्क्रैच लगा दिया, थोड़ा सा स्कैम हो जाता है आपके साथ और आपसे बहुत सारे पैसे वो रिटर्न के टाइम पे आपके इंश्योरेंस से कट कर लेते हैं। अवॉइड करना, अगर हो सके तो लोकल कंपनीज से कार रेंट मत लेना। स्टे विद द ब्रांडेड कंपनीज। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि आजकल की रेंटल कार्स, अगर आपकी कार नई है तो आपको जीपीएस तो मिल जाएगा कार में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल प्ले ना हो। तो मेक श्योर कि आप यूके के मैप्स जो है ना वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आना, या यहाँ पे आने के बाद अच्छा इंटरनेट पैक लेना, सो दैट कि जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं लॉस्ट ना हो जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ के पोस्ट कोड को एक पेपर पे नोट करके रखना या अपने फ़ोन में नोट करके रखना इन केस। क्योंकि क्या होता है, अक्सर आप घूमने जाते हो और बहुत एक्सटीरियर में चले गए आप, वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता और फिर आपको पोस्ट कोड या पार्किंग की लोकेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी प्लानिंग पहले से करके रखना। आप अगर रेंटल कार ले रहे हो तो आपको किस साइज़ की कार लेनी चाहिए। तो अगर आप एक या दो लोग हो, बेसिकली अगर आप दो लोग हो तो आप एक छोटी कार ले लो, वो सस्ती भी पड़ेगी और पेट्रोल भी कम लगेगा उसमें, और सामान रखने के लिए आपके पास इनफ पीछे की सीट फोल्ड करके जगह बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक फैमिली हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक मिनी एसयूवी कार ले लेना, सो दैट कि आपके फैमिली कंफर्टेबली पीछे सीट में बैठ सके और पीछे बूट स्पेस भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो ताकि आप लगेज उसमें सारा रख सको। आप बड़ी कार ले सकते हो। आप एक मिड साइज़ एसयूवी ज़रूर लेना अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। यूके में आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे 12 महीने तक, 1 साल तक आप अपनी गाड़ी चला सकते हो। एज ए टूरिस्ट जब आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे कार चला सकते हो।
ना अब उसमें कैच ये है कि आपका लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। सो अगर आपने इंडिया में रिसेंटली लाइसेंस मिला है तो मेक श्योर कि आप रेंटल कंपनीज़ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर ध्यान दो, और मेक श्योर कि आप चेक कर लो कि वो आपको गाड़ी देंगे कि नहीं है। अगर हो सके तो एक बार कॉल करके भी पूछ लो। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपका लाइसेंस 1 साल से पुराना नहीं है तो आपको कार रेंटल नहीं मिलेगी ना। इसमें एक सबसे बड़ा कैच ये है कि आप बुक तो कर लोगे, फिर जब यहाँ पे आके काउंटर पे अपना लाइसेंस दिखाओगे तो वो बोलेंगे कि भाई लाइसेंस 1 साल से पुराना नहीं है, तो आपको गाड़ी भी नहीं देंगे। और सबसे बुरी बात ये होती है कि आपके रेंटल के जो पैसे आपने पे किए हैं ऑनलाइन वो भी रिफंड नहीं होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी टर्म कंडीशन जो है वो आप पूरी कंप्लीटली गो थ्रू करो और फिर ही कार रेंटल बुक करो। बहुत सारी कार रेंटल कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी मांग सकती हैं। तो अगर आपके लिए आसान है तो अपने लोकल आरटीओ से एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP भी बनवा के लेके आ जाओ। अब मैं आपको इंश्योरेंस का जो हैक मैं बोल रहा था उसके बारे में बताता हूँ। तो जब आप रेंटल कार लेने काउंटर पे जाओगे तो वहाँ जो एजेंट होते हैं वो आपको बहुत सारा डराएंगे, बोलेंगे कि भाई हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो उसकी वजह से आपको 1500 से 2000 पाउंड देने पड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको डराएंगे और फिर बेचने की कोशिश करेंगे कि आप उनका महंगा वाला इंश्योरेंस ले लो, जो कि करीबन 20 to 30 पाउंड पर डे पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल। आप क्या कर सकते हो, आप उनको पोलाइटली नो बोल दो और आप बाहर से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको व्हीकल एक्सेस इंश्योरेंस देती हैं, जो कि 30 to 40 पाउंड साल का पड़ता है। आप वो इंश्योरेंस ले करके आप उनको बोल सकते हो कि मेरा ऑलरेडी कवर्ड है, सो मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, आपको लगता है कि आप डेली का 20 to 30 पाउंड इंश्योरेंस का दे सकते हो, तो गो अहेड एंड पे फॉर इट, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप वो नहीं लेते हो तो आप दूसरा इंश्योरेंस बाहर से एक्सेस इंश्योरेंस खरीद सकते हो। वो काम कैसे करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ने कार रेंटल ली और आपके गाड़ी में कुछ स्क्रैच आ गया, फिर उसके बाद आप जब गाड़ी रिटर्न करने गए तो एजेंट ने बोला कि भाई इसमें तो ये है प्रॉब्लम, और उसने आपके इंश्योरेंस नहीं था तो उसने 1000-1500 पाउंड काट लिया। उस टाइम पे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उससे रिसिट ले लेनी है और वो रिसिट लेकर के आपने जो एक्सेस इंश्योरेंस बाहर से लिया है उसको क्लेम करना है। वो क्लेम करने के बाद वो एक्सेस इंश्योरेंस का अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये एक रिस्क है, लेकिन इससे काफ़ी पैसे बचते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई मैं बाहर से एक्सेस इंश्योरेंस ले करके चला सकता हूँ, तो इट्स वेल एंड गुड, आपका पैसे बच जाएंगे काफ़ी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, तो आप 20 to 30 पाउंड पर डे का वो भी पे कर सकते हो। वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आपको यहाँ पे घूमने में भी मज़ा आएगा। एक बार कार रेंटल लेने के बाद आप को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रेट अवे मोटरवेज जो हाईवेज़ होते हैं वहाँ पे मत जाओ। आप थोड़ी सी कोई एक शांत जगह देख करके या कहीं कोई पार्किंग ढूंढ करके वहाँ पे आधे घंटे कम से कम अपना हाथ सेट कर लो कार में, और उसके बाद ही आप मेन जगह पे घूमने के लिए निकलो। क्योंकि आप नई नई कार लेके नई कंट्री में स्ट्रेट अवे अगर आप मोटरवे या मेन रोड्स पे चले जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को सेटल करो और फिर आप आगे निकलो। ये मेरा एक सजेशन है। अगर आप कंफर्टेबल हो कार चलाने में तो आप स्ट्रेट अवे निकल भी सकते हो। यूके में ड्राइविंग मतलब सिर्फ राउंड अबाउट्स। शुरू में ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 बेसिक बातें याद रखें तो आपको कभी गलती नहीं करेंगे। सिर्फ राइट साइड देखो, जब किसी भी राउंड अबाउट के पास अप्रोच करो तो थोड़ा स्लो हो जाओ और सिर्फ अपने राइट साइड से आने वाली गाड़ियों को देखो। अगर राइट साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो रुक जाओ, रास्ता पहले उसका है। जैसे ही राइट साइड खाली दिखे बस तभी एंटर करें। दूसरा रूल, सही लेन पकड़ो। सो राउंड अबाउट में एंटर करने से पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी लेन में जाना है। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट लेन में, सीधा जाना है तो लेफ्ट या बीच वाली लेन में। अगर राइट मुड़ना है तो हमेशा राइट मोस्ट लेन पकड़ें। एक टिप, बीच में लेन चेंज करने की कोशिश मत करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तीसरा रूल है, लेफ्ट सिग्नल देकर बाहर निकलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जब आपका एग्जिट आने वाला हो तो हमेशा लेफ्ट इंडिकेटर दें, इससे बाकी ड्राइवर्स को पता चल जाता है कि आप बाहर निकलने वाले हैं। अब आपको मैं कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड ड्राइव है। तो जैसे कि अपना इंडिया में लेफ़्ट साइड आप ड्राइव करते हो, सेम वे है, तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ डिफरेंस है इंडिया से, वो ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड लिमिट सब माइल्स में होती हैं, इंडिया में किलोमीटर्स में होती हैं।
तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे अगर आपका 50 का स्पीड लिमिट दिखा रहा है तो दैट इज़ इन माइल्स। सो आप 50 माइल्स पर आवर पे की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। ऑफ कोर्स आप जब यहाँ से कार रेंटल करोगे तो आपको डैशबोर्ड में भी माइल्स के ही फिगर दिखाएंगे, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे माइल्स और यार्ड्स पे बात होती है ना। आप ड्राइविंग की बात करते हैं तो मैं आपको बाहर रोड दिखाता हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल है कंट्री रोड का। तो यहाँ की स्पीड लिमिट 50 है। तो आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी लेन में ही रहना है, आप लेन क्रॉस नहीं कर सकते और आपको स्पीड लिमिट के अंदर ही रहना है। आप स्पीड लिमिट एक्सीड करेंगे, बहुत सारी जगह क्या होती है कि मोबाइल स्पीड कैमरा होते हैं, उसने अगर आपको ओवर स्पीडिंग करते हुए कैच कर लिया तो आपका फ़ाइन सीधे रेंटल कंपनी के पास जाएगा और रेंटल कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपने दिया उससे अपने आप पैसा डिडक्ट कर लेगी। रूल्स सारे फॉलो करो। अब जैसे ये रोड में आप बीच में डबल लाइन देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप नो ओवरटेकिंग, सो आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। कंट्री रोड्स हैं, काफ़ी घुमावदार होती हैं, तो हो सके तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन लेना, लेकिन अगर आप मैनुअल में कंफर्टेबल हो ऐसी रोड्स में चलाने के लिए तो वो भी आपके लिए ओके है। तो अब मैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात कर रहा था। अब जैसे आप किसी भी टाउन या सिटी के अंदर जाते हो तो मोस्टली स्पीड लिमिट 30 होती है, तो आप 30 से ऊपर बिल्कुल मत चलाना। सिग्नल्स यहाँ पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने सिग्नल क्रॉस किया तो इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस और आपको फ़ाइन के साथ साथ आपके वीज़ा पे भी इम्पैक्ट आएगा। आपको शायद डिपोर्ट भी कर सकते हैं या आपको फ्यूचर वीज़ाज़ डिक्लाइन भी हो सकते हैं। टर्न्स करना, देखो यहाँ पे सिंस लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव है तो लेफ़्ट टर्न करना तो इजी है, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि सिग्नल पे जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता आप लेफ़्ट टर्न नहीं कर सकते। लेफ़्ट टर्न करने के लिए अगर स्पेसिफिकली एरो सिग्नल है ग्रीन तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। राइट टर्न करने के लिए एक सिंपल रूल है कि आप टर्न करने के लिए इंडिकेटर ऑन करके आप रुक जाओ। अगर सामने से कोई आ रहा है तो उसको जाने दो, अगर सामने कोई नहीं आ रहा है तभी आप राइट टर्न कर सकते हो ना। उसमें भी एक केस है, यहाँ पे कुछ भले लोग आ जाते हैं तो आपकी लाइट को ब्लिंक करके आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई आप जा सकते हो, या हाथ से भी इशारा करते हैं कि आप जा सकते हो। तो आप सिंपल उस इशारों को फॉलो करके आप राइट टर्न कर सकते हो, उसको छोटा सा एक हाथ उठा के थैंक यू बोल करके। ये एक बेसिक एटिकेट है। यूके में कैमरास हर जगह हैं, आपके सिग्नल्स पे भी हैं, आपके स्पीड कैमरास भी हैं, सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। स्पीड लिमिट जहाँ पे है उस स्पीड लिमिट को फॉलो करो, वरना बहुत बड़ा फ़ाइन आकर के आपका पूरा बजट बिगाड़ देगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गिव वे। अगर कहीं पे लिखा है गिव वे तो इसका मतलब है कि ये रोड आपकी किसी मेन रोड में जा कर के मिलने वाली है। वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है रोड पे या आपको लिखा हुआ है गिव वे, तो आपको वहाँ पे मेन रोड पे आने जाने वाले लोगों को रास्ता देना है। आप सीधे उस रास्ते में नहीं घुस सकते, आपको वेट करना है कि जब तक राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ने वाले हो तो ऑफकोर्स आपको राइट में देखना है। अगर राइट से कोई नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हो। अगर आपको राइट मुड़ना है तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, लेफ़्ट और राइट से। अगर दोनों तरफ से खाली है तभी आप राइट मुड़ सकते हो। आप अगर बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है और उसमें सारी फॉल्ट आपकी होगी, तो आपका तो इंश्योरेंस जाएगा ही और सामने वाले का कॉस्ट भी आपके ऊपर ही आ जाएगी। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि वो सामने से गाड़ी आ रही है और ये राइट साइड में जो वाइट कलर की कार है उसको रुकना है। वो तब तक रुकेगा जब तक आने जाने वाले दोनों तरफ से रास्ता खाली नहीं हो जाता। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे भी बहुत ध्यान रखना। उसको बेलिशा बीकन्स कहते हैं, काले पीले रंग के पोल रहते हैं और उस पर येलो कलर की लाइट जलती रहती है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना। अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर रुकना ज़रूर। इस रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब बात करते हैं पतली सड़कें और पासिंग प्लेसेस के बारे में। अगर आप यूके के इंटीरियर पार्ट्स में जाते हो तो सड़कें अचानक से पतली हो जाती हैं, पर घबराइए मत। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक्स्ट्रा जगह बनी होती है जिसे हम पासिंग प्लेस भी कहते हैं। एक अनरिटन रूल है, याद रखिए, अगर सामने से गाड़ी आ रही है और आपके साइड में एक पासिंग प्लेस है तो वहाँ रुक करके उन्हें रास्ता दें। और हाँ, एक छोटा सा हाथ हिला करके, एक स्माइल करके थैंक यू कहना मत भूलिए। यहाँ के लोग बहुत तमीज़ वाले हैं और ये एक बेसिक एटिकेट है। अब आते हैं पार्किंग पर, जो शहरों में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ध्यान से सुनिए, रोड के किनारे अगर डबल येलो लाइन दिख रही है तो वहाँ पार्क करने की गलती कभी मत करना। एक और टिप है कि आप अपने मोबाइल पे रिंग गो या पे बाई फ़ोन ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपके नियरेस्ट कौन सी पार्किंग है और वहाँ पे पार्किंग के क्या रूल्स हैं। लेकिन ये ऐप आपको कुछ एडमिन चार्जेस लेते हैं, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन ऐप्स को यूज़ करो पार्किंग फाइंड करने के लिए।
लेकिन जब पार्किंग में पहुंचो तो आप पेमेंट वो मशीन पर ही करो। यूके में आजकल हर पार्किंग मशीन पर कॉन्टैक्टलेस कार्ड चलता है, सीधा अपने कार्ड से पे कर दीजिए, फालतू की ऐप फीस बचाइए। और लंबे ट्रिप में छोटी छोटी सेविंग्स बहुत काम आती हैं। लास्ट पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल पंप पर सब काम खुद करना होता है। हम जिसे पेट्रोल कहते हैं यहाँ उसे अनलेडेड कहा जाता है। ध्यान रखिए, अक्सर ग्रीन नोजल पेट्रोल का होता है और ब्लैक डीजल का। लेकिन सिर्फ रंग पर मत जाइए, गाड़ी के फ्यूल कैप के अंदर भी हमेशा लिखा होता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी गलत फ्यूल डाल दिया तो आपका ट्रिप महंगा सपना बन जाएगा। इसलिए रीड बिफोर यू फीड। अब जब आपके पास गाड़ी है और आप यूके घूमने के लिए रेडी हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अट्रैक्शन की टिकट्स और टूर्स। यूके में स्टोनहेंज हो, हैरी पॉटर स्टूडियो हो या आइल ऑफ स्काई का गाइडेड टूर्स, मैं हमेशा गेट योर गाइड ऐप यूज़ करता हूँ। अगर आप लंदन या यूके में कहीं भी टूर्स बुक कर रहे हैं तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करें, आई एम काशिफ वाई 5। इससे आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक ट्रैकिंग लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करें और अपनी ट्रिप्स प्लान करना शुरू करें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि खर्चा कितना होगा। अगर आप 10 दिन के लिए यूके घूम रहे हैं 2 लोगों के लिए, और आप स्कॉटलैंड, वेल्स और कॉट्सवोल्ड के कुछ प्लेसेस कवर करने वाले हैं, तो एक रफ एस्टिमेट देखते हैं। तो चलिए, 2 ऑप्शन हैं। पहला है ड्राइविंग ए कार। सो अगर आप 10 दिन के लिए गाड़ी रेंट करते हैं तो इंश्योरेंस के साथ रेंटल पड़ेगा लगभग 400 से 500 पाउंड। इसमें फ्यूल का खर्चा जोड़िए तो तकरीबन 300 से 400 पाउंड। और हाँ, शहरों में पार्किंग महंगी है तो 100 पाउंड उसका अलग से रखिए। टोटल एस्टिमेट हो गया 800 से 1000 पाउंड ना। इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि आपको पूरी फ्रीडम मिलती है, आप कहीं भी रुक सकते हैं, लगेज को उठाने का झमेला नहीं, आप वो सारी जगह भी घूम सकते हैं जहाँ पे ट्रेन और बसेस से पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ड्राइविंग का थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, पार्किंग ढूंढने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, ट्रैफिक रूल्स का हमेशा डर लगा रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं ना। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन बी पर, जो कि है ट्रेन जर्नी। सो यानी यूके का रेल नेटवर्क। अगर आप रेल कार्ड लेते हैं और टिकट्स पहले से बुक करते हैं तो 2 लोगों का खर्चा आएगा लगभग 500 से 700 पाउंड। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, एडिनबरा तक की ट्रेन और बाकी और जगह अगर आप यूके में घूमना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें स्टेशन से होटल या होटल से स्टेशन का जो बस और टैक्सी का खर्चा है वो नहीं इंक्लूडेड है। उसके लिए चलिए 200 से 300 पाउंड और एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें टोटल एस्टिमेट आता है आपका 700 से 1000 पाउंड, लगभग सेम है। लेकिन ट्रेन के साथ कुछ ऐसे मसले हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि लगेज का बोझ है, स्टेशन की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पर अपना भारी सामान खुद ढोना पड़ सकता है। दूसरा, आपका फिक्स्ड शेड्यूल है, आपकी एक ट्रेन मिस हुई तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ी बात कि आप हिडन जेम्स जैसे स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रेन और बस का पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो वो सारी जगह आप नहीं घूम पाओगे। वहाँ घूमने के लिए आपको अलग से गाइडेड टूर्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। और एक और कैलकुलेशन याद रखिए कि ये सारा हिसाब 2 लोगों के लिए है। अगर 4 लोग हैं तो ट्रेन की टिकट्स का खर्चा डबल हो जाएगा, लेकिन कार रेंटल और फ्यूल वही रहेगा। तो बड़ा ग्रुप है तो आंख बंद करके कार ही चुनिए। तो कंफ्यूजन क्या है कि अगर आपको कंफर्ट और व्यूज़ चाहिए तो ट्रेन पकड़िए, लेकिन अगर आपको फ्रीडम और एडवेंचर चाहिए तो कार रेंटल ही बेस्ट है। आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बॉटम लाइन ये है, अगर आप सिर्फ बड़े शहर लंदन, एडिनबरा, मैनचेस्टर घूमना चाहते हैं तो ट्रेन बेहतर है। लेकिन अगर आप यूके की असली ब्यूटी घूमना चाहते हैं, वो छोटे गांव, वो पहाड़, तो कार से बेहतर और कुछ नहीं। खर्चा लगभग बराबर ही पड़ता है अगर आप 2 लोग हैं, और अगर आप लोग 4 लोग हैं तो ऑफकोर्स कार थोड़ी सस्ती पड़ेगी, और अगर आप सोलो हो तो आई थिंक आपको ट्रेन या बस ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। आपको क्या लगता है, आप ट्रेन से घूमना पसंद करेंगे या रोड ट्रिप का एडवेंचर? कमेंट्स में बताएं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। सेफ ट्रेवल्स एंड एंजॉय योर ड्राइविंग।